कोरोना को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच ऐसी खबर आई है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। यह खबर है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या उस महाराष्ट्र में हुई है जहां की उद्धव ठाकरे सरकार खुद के हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है, लेकिन उसी राज्य में संतों पर भीड़ का कहर टूटा। 2 संतों और उनके ड्राइवर की बड़ी ही बेदर्दी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में संतों की पीट पीट कर हत्या। खाकी देखती रही, संतों की हत्या हो गई। मारपीट और भीड़ का बेरहम इंसाफ। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां महज चोरी के शक में भीड़ ने 2 संत समेत 3 लोगों की जान ले ली। 300 लोगों की भीड़ ने संतों को पीट पीट कर मार डाला। संतों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ में शामिल लोग उनकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में न लोगों में कानून का खौफ नजर आ रहा है और न ही उनमें मानवता दिख रही है। बस भीड़तन खुलकर कानून हाथ में ले रहा है। बताया जा रहा है कि पालघर में जूना अखाड़े के संतों का कत्ल उस वक्त कर दिया गया जब वो एक गांव से गुजर रहे थे। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में उन्मादी भीड़ ने चोर समझकर संतों पर हमला कर दिया। मौके पर जुटी भीड़ में शामिल लोग पुलिस को इत्तला देने की बजाय खुद ही इंसाफ करने लगे। संतों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले मौके पर मौजूद रहे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। हमले में संत कल्पवृक्ष और उनके एक साथी की मौत हो गई। उनके ड्राइवर को भी पीट पीट कर मार डाला गया। वारदात के बाद की तस्वीरें रूह कंपाने वाली हैं। पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की वो वैन अभी भी खड़ी है, जिस वैन पर जालिम भीड़ ने पथराव करके अंदर मौजूद 2 साधु और उनके साथ मौजूद उस ड्राइवर की हत्या कर दी, जो ड्राइवर उनकी मदद के लिए उन्हें सूरत लेकर जा रहा था। इस वैन को देखिए, जहां जहां पर आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे दिखाई देंगे। चलिए वैन के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो खौफनाक रात कैसी रही होगी। संतों की हत्या का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। देश भर में संतों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और लॉकडाउन खत्म होने पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी। उन्हें साधु संत होने के नाते वहाँ के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे। पालघर में मारपीट के वीडियो को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ट्वीट कर उद्धव सरकार पर हमला बोला और कहा, संतों के हत्यारे राक्षसों पर एनएसए लगाकर जेल भेजो। कार्रवाई नहीं हुई तो साधुओं का क्रोध महाराष्ट्र सरकार को महंगा पड़ेगा। सियासी बवाल मचा तो सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है। इस शर्मनाक कृत्य के दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि आरोपियों को घटना के बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन संतों की मौत पर उद्धव सरकार और पुलिस सीधे सीधे सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव राज में भी महफूज नहीं है संत? भीड़ पीट रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के सामने ही संतों का कत्ल कैसे हुआ? महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कैसे जुट गई इतनी भीड़? और जूना अखाड़े के संतों की मौत का जिम्मेदार कौन? टीम न्यूज़ नेशन। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की है। योगी ने उनसे मांग की है कि संतों की इस बर्बरतापूर्वक हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 110 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच शिवसेना की तरफ से एक खबर सामने आई है। वो खबर ये है
कि शिवसेना के प्रवक्ता इस मुद्दे पर अधिकृत तौर पर बात नहीं करेंगे। उनसे कहा गया है कि पालघर मामले में जो सीएम ऑफिस यानी सीएमओ का बयान है, उद्धव ठाकरे के दफ्तर का बयान है, उसे ही पार्टी का बयान माना जाए। ये वही पार्टी है जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे के राज्य में इस तरह की घटना हुई है, ये कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और अब शिवसेना के प्रवक्ताओं का सामने न आना, उनका पीछे छुप जाना सीएमओ के लेटर के मामले में, ये भी एक संदेश और संकेत देता है कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सुरक्षात्मक या रक्षात्मक भूमिका में आ गई है। उसके पास जवाब देने के लिए सही शब्द नहीं है कि आखिर इतना बर्बरतापूर्वक हादसा कैसे सामने आ गया। कल मैंने जब ये तस्वीरें देखी थी तो हिल गया था अंदर से कि कोई व्यक्ति किसी आदमी को जिंदा कैसे सड़क पर मार सकता है, और वो भी ऐसे वक्त जब पुलिस वाले उससे हाथ छुड़ाकर साधु जो 70 साल के थे कल्पवृक्ष गिरी महाराज, जो कि पंचदशानम जूना अखाड़े से रिलेटेड थे और त्र्यंबकेश्वर के नीचे नीलगिरी पर्वत पर रहा करते थे, उनके साथ गिरी महाराज जो दूसरे उनके शिष्य थे, ये दोनों साधु एक ड्राइवर के साथ अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए सूरत के लिए निकले थे, जहां पर यह वाकया आया एक ग्रामीण इलाके के अंदर। भीड़ पर आरोप लगा है उनको मारने का। इसी पर बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ भाई जगताप हैं जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, और साथ ही साथ विक्रम सिंह जी हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश से। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है। इसके अलावा मेरे साथ बलवीर सिंह जी जुड़ेंगे जो कि लीडर है शिवसेना के, और साथ ही साथ हम महंत नरेंद्र गिरी जो कि अखाड़ा परिषद, अखाड़ाओं की जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, उसके अध्यक्ष है महंत नरेंद्र गिरी, और खुद जूना अखाड़े से आते हैं जिसके महाराज कल्पवृक्ष गिरी जी सदस्य थे, जो त्र्यंबकेश्वर में रहा करते थे। ये अपने जो गुरु हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए सूरत जा रहे थे, तब ये पूरा का पूरा बर्बरतापूर्वक मॉब लिंचिंग की कार्रवाई सामने आई। सबसे पहले महाराज जी मैं आपके पास आऊंगा। महाराज नरेंद्र गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं अब आपकी क्या मांग है केंद्र सरकार से, क्योंकि आपने नमस्कार सर, नमस्कार। आपने कई सारे पत्र लिखे हैं, उद्धव सरकार को भी लिखा है, बाकी लोगों को भी लिखा है। केंद्र सरकार से अब उद्धव ठाकरे सरकार के बारे में आपकी क्या मांग है, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, देखिए, पहली बात तो मैं अखिल भारतीय अखाड़ा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन साधु हूँ निरंजनी अखाड़े का। जी, निरंजनी अखाड़ा भी है, उसका संत हूँ मैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह घटना जो हुई है वह जितनी निंदा की जाए वो कम है। यह कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं। इस तरह से पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया भीड़ में कि आप उनको मारिए। आप समझिए पुलिस के पास अगर असलहे थे, बंदूक थी, रिवॉल्वर थी, आपने फायरिंग क्यों नहीं की? आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। हमारे दोनों बुजुर्ग महात्माओं को पीट पीट करके, जैसे आप समझिए कि आप देखे होंगे, अगर वो वीडियो देखा जाए तो रुलाई आती है। आदमी असहाय, साधुओं को इस तरह से बिनेरा अपराध, कोई अपराध नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि महाराष्ट्र में क्या रावण राज आ गया क्या, कि रावण के राज्य में साधु महात्मा सुरक्षित नहीं थे, ऐसे वहाँ क्या रावण राज आ गया क्या? अब मैं ये मांग करता हूँ माननीय अमित शाह से कि इसकी कार्रवाई सीबीआई की जांच करें, और मैं ये मांग करता हूं कि सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रपति से कहता हूं कि ये सरकार अब लायक नहीं है। जहां संत महसूस नहीं है, पुलिस की उपस्थिति में मारा जा रहा है, ये कहां का न्याय है बताइए आप? और उनके पास बाकायदे परमिशन थी, उनके गुरुजी का शरीर पूरा हो गया था, वो वहां जा रहे थे, बाकायदे उनके पास परमिशन भी थी, और पुलिस की सुपुर्दी में उनको मारा गया। जी, आपके पास क्या महाराज जी, आपने दो बड़ी बातें की है। मैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अखाड़ा परिषद, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उसके अध्यक्ष महंत संत नरेंद्र गिरी जी ने मांग की है कि उद्धव सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है देश के पूरे साधु संत समाज की तरफ से कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। तो दो मांग है अखाड़ा परिषद की। पहली, उद्धव सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से वहां पर रावण राज्य चल रहा है, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के लोगों ने आखिरकार निरीह 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी की इतनी बर्बरतापूर्वक और निर्मम तरीके
तरीके से हत्या कैसे कर दी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास पूरा घटनाक्रम की क्या जानकारी पहुंची? हम फुटेज तो दिखाई रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है, क्या हुआ, आपके पास क्या जानकारी आई है अधिकृत तौर पर? देखिए मुझे 18 तारीख को ये समाचार मिला कि 2 महात्मा जूना अखाड़े के मुसलमान के बस्ती में मारे गए, तो मेरा बयान गया कि यह गलत हुआ। लेकिन जब हमारी एसपी पालघर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह आदिवासी इलाका है, वहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान, आदिवासी। लेकिन यह जो घटना घटी है वह आदिवासी गांव में हुई है, और यह घटने के बाद हम लोगों ने जब जबरदस्त इसका विरोध किया, तब आप लोगों ने विरोध किया, तब सरकार जागी है। इसके पहले सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। तो ये जानकारी जब हमको पूरी हुई और जानकारी लेने के बाद जो 2 महात्मा और ड्राइवर परमिशन के साथ उनके गुरुजी मर गए थे, वहाँ जा रहे थे, तो इस तरह का अन्याय बताइए किसी राज्य में हुआ है क्या आज तक कि साधु की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हो रही है? आपने पुलिस पे क्या कार्रवाई की अभी तक? जो पुलिस वहाँ मौजूद थी उसको बर्खास्त किया आपने? क्या कार्रवाई की आपने? इस तरह का अन्याय हम लोग अब सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने आपसे कहा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, संतों को न्याय मिलना चाहिए, और नहीं तो 3 तारीख लॉकडाउन के बाद हम लोग इस पे खुद आंदोलन करेंगे। जी, आपने कहा खुद आंदोलन करेंगे। आइए मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये तस्वीरें ऐसी थी जिसे मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत विचलित कर दिया था अंदर से। एक बार देखते हैं पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट। पुलिस के संरक्षण में है, पुलिस उनको बाहर लेकर आती है अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए। इससे पहले पत्थरबाजी और मारपीट की घटना उनके साथ हो गई थी, उनके सर से खून निकल रहा था। ये कल्पवृक्ष जी गिरी महाराज हैं जो कि त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं, और इस वक्त मुंबई से वो अपने एक साथी के साथ निकले थे सूरत जाने के लिए, जहां पर उनके गुरु महाराज की देह पूरी हो गई थी। अंतिम संस्कार में जाने के लिए निकले थे। 70 साल की उनकी उम्र थी, और देखिए किस बेरहम तरीके से मारा जाता है। पुलिस वाला उनसे हाथ छुड़ाते हुए यहां साफ साफ देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जगताप जी के पास चलूंगा। भाई जगताप जी, एक भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं आपके पास इसका जवाब लेना चाहूंगा। उससे पहले डीजीपी विक्रम जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो किस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप बता दीजिए भाई जगताप को, ताकि वो जब जवाब दे तो संदर्भ में रख ले कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए पुलिस के क्या नियम, कायदे और कानून है। डीजीपी विक्रम सिंह जी। दीपक जी, इसी जघन्य हत्याकांड को लेकर के 2 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। एक तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ, और दूसरा जो अपराधी हैं। अपराध पंजीकृत सुसंगत धाराओं में 147, 148, 149, 307, 302 आईपीसी और इसके अलावा रासुका के अंतर्गत, एवं महाराष्ट्र में मकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट है, जिसपे चल अचल संपत्ति सबको खो जानी चाहिए। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि साधु संतों को सुरक्षित, जो भी उनकी अभिरक्षा में थे उनको सुरक्षित ले जाएं, उन्होंने प्रमाद किया, अतिरिक्त फोर्स नहीं मंगाई, उन्होंने वांछित बल प्रयोग नहीं किया जो कि अपेक्षा की जाती थी कि लाठी, ओपन फायर या पिस्तौल या राइफल जो भी थी उसका इस्तेमाल करें, नहीं किया। इसलिए उनका डिसमिसल होना चाहिए। और अगर जरा सा भी संकेत ये आता है कि ये पुलिसकर्मी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, तो उनके ऊपर भी धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक कार्रवाई का न होना ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संदेश ये देता है कि कोई बहुत उदार दृष्टिकोण आपका अपराधियों के प्रति है, जिसके कारण आप कार्रवाई अब अपराधियों के विरुद्ध भी आपने, पता नहीं, मैंने सुना केवल नाबालिग पकड़े गए हैं। नाबालिग हवा से नहीं उतरे, इनके बालिग कौन थे? जो बड़ा षड्यंत्र था उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? और पिटा पिटाया जवाब ये आएगा कि हम जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हकीकत यह है कि अगर 24 घंटे में प्रभावी कार्रवाई नहीं आती है तो आपकी अकर्मणता का और आपकी संलिप्तता का, दोनों का संदेश प्रकट होता है। और यह भी संदेश जाता है कि आपने एक इतने जघन्य हत्याकांड में कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अवार्ड वापसी गैंग आते होते या जो मोमबत्ती गिरोह आते तो आप सर के बल जाकर के कार्रवाई करते। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साधु संतों के ऊपर हमला हुआ और आप उसमें ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। बलवीर सिंह जी, सीधा जवाब आपसे, मैं कोई प्रीफेस नहीं बांधना चाहता, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है जो मैंने कल ट्वीट भी किया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे के राज में 2 संतों की बर्बरतापूर्वक, बेरहमी से पुलिस के द्वारा
हैंडओवर करे जाने के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। कितना बड़ा गुनाह है और अभी तक एक भी पुलिस वाले पर कार्रवाई नहीं हुई है, बताइए क्यों? देखिए, ये घटना अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है। जहाँ तक पुलिस वालों में कार्रवाई का सवाल है, ये कार्रवाई ज़रूर होगी और ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन हर जांच की कार्रवाई से पहले एक जांच का मौका दिया जाता है, उसे अपनी बात करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद ही कोई कार्रवाई किसी के विरुद्ध की जाती है। तो वो कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है और जो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और उद्धव जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं, बहुत कठोर कार्रवाई करने वाले हैं और बहुत शीघ्र कार्रवाई करने वाले हैं। वो निश्चित रूप से इसमें कठोरतम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सर, 16 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो गई। 4 दिन से क्या किया 110 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा उद्धव सरकार ने? मुझे बताइए, 4 दिन हो चुके हैं। 16 तारीख की घटना है, 16 तारीख की रात को, और 4 तारीख आज, 20 तारीख आज दोपहर के 12 बजे क्या किया है उद्धव सरकार ने उन पुलिस वालों के खिलाफ जिनने महाराज जी को हैंडओवर किया था? बताइए, जवाब दीजिए इसका। 110 लोगों की गिरफ्तारी को आप सामान्य घटना मान रहे हैं? 110 लोगों की गिरफ्तारी बहुत बड़ी चीज है सर। दो साधु संतों के 70 साल के एक साधु संत को पीट पीट कर मारा गया है। कल्पवृक्ष गिरी महाराज को, उनके साथ दूसरे गिरी महाराज थे, उनके ड्राइवर को मारा गया है, पुलिस कस्टडी से छीन कर मारा गया है, 16 तारीख की रात को मारा गया है। अभी तक एक भी पुलिस वाले पर कार्रवाई नहीं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यह कठोरतम कार्रवाई है। अगर ये कठोर कार्रवाई है तो जो उन्होंने हत्या की है उससे बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति या ये कहें अमानवीय हरकत मैंने शायद 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं देखी है। देखिए, हत्या की घटना चाहे जितनी विभत्स हो, वो धारा 302 आईपीसी के तहत आती है और वही कार्रवाई उसमें होती है। सर, लॉकडाउन था, इतने लोग सड़क पर कैसे आ गए? में यही धारा लगाई जाती है। पूरे देश में जिस आदमी ने कानून तोड़ा है उस पर एनएसए लगा है, एनएसए लगा है। आपने तो वो भी नहीं लगाया इन पर। पूरे देश में एनएसए लगा है। देखिए, एनएसए की कार्रवाई चलती है। एनएसए की कार्रवाई करने में 2, 4, 6 दिन, 8 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं लगता सर, 2 मिनट में एनएसए की कार्रवाई हो जाती है। विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए इसका। दीपक जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो एनएसए का केस बनाने में 6 घंटा लगता है। 6 घंटे में जिलाधिकारी का अनुमोदन होकर के वो चला जाता है, आदमी निवृत्त हो जाता है। और अगर आदमी काबिल है तो कहते हैं 3 घंटे में भी तैयार हो सकता है। माना कि स्पीकिंग ऑर्डर बनाने में समय लगता है, लेकिन 6 घंटे से ऊपर नहीं लगता है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब सर्वाधिक एनएसए केसेस भारत में मैंने ही किए हैं, गैंगस्टर एक्ट मैंने ही किए हैं। तो अगर आपके पास अपनी काम की जानकारी है तो आपको 6 घंटे से ऊपर समय नहीं लगेगा, एक चीज। लेकिन जो आप कठोर संदेश की बात कर रहे हैं, अब तक उस गांव को छावनी में तब्दील हो जाना चाहिए था, घर घर की तलाशी होनी चाहिए थी, हथियारों की तलाशी होनी चाहिए थी। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि कसम उतारने के लिए हमने गिरफ्तारी कर ली। अधिकांश नाबालिग हैं, जुवेनाइल हैं, जिनकी 3 महीने में सब ये बाहर आ जाएंगे और वो ढाक के 3 पाक। इनके पीछे कौन था, कौन जो बुजुर्ग था और क्या षड्यंत्र था? इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो षड्यंत्र वाली जो क्लॉज है 120B लगा करके इन सबको गिरफ्तार करें जिन्होंने इस षड्यंत्र को क्रियान्वित किया। भाई जगताप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं, सरकार इकबाल पर चला करती है, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। इकबाल जी, मैं आपके पास 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। मैं भाई जगताप को पहले जोड़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। भाई जगताप, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, साथ ही साथ सरकारों को समझते हैं। सरकारें इकबाल पर चला करती है, खाकी के प्रति भय भी होना चाहिए, उसका सम्मान भी होना चाहिए। यहां क्या हो गया? 3 दिन पहले ऐसी एक घटना उसी इलाके में होती है, पुलिस वाले फिर भाग जाते हैं। ऐसे उद्धव सरकार चलेगी देश की आर्थिक राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर, तो कैसे चल पाएगी? देश की आर्थिक राजनीति से मात्र 60 से 80 किलोमीटर दूर 2 साधुओं को 300 लोगों की अंधी भीड़ पीट पीट कर मार डालती है। यह क्या किसी सरकार के होने का सबूत है? दीपक जी, सबसे पहले मैं इस घटना का जिस तरह से अमानवीय रीत्या जिस तरह से ये हत्या हुई है, साधुओं की हत्या हुई है, ड्राइवर की हत्या हुई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, निर्वसना करता हूँ इस घटना का। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो बताया एक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पिताजी नहीं रहे, आज ही उनका देहांत हुआ। मैं अपनी संवेदना उनके प्रति मैं व्यक्त करूं सबसे पहले। और मैं ये बात भी आपको बता दूं कि दीपक जी, ये घटना घटी 16 तारीख की रात को जी। ये घटना 9:30 बजे रात को घटी जी। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं सारे जितने भी यहाँ महाराज हैं उनकी सबको ये करके उनकी पूरी तरह उनको उनकी इज्जत दे के मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो घटना जहाँ घटी, ये कांदिवली से दोपहर को 1:30 बजे निकले हुए महाराज जी, ये रात को 9:30 बजे घटना घटती है। ये घटना जहां कासा पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घटी, ये कासा पुलिस स्टेशन मेन रोड से 40 किलोमीटर अंदर है, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हाईवे जो है, ये अहमदाबाद हाईवे एकदम सीधा खुला हाईवे है। अगर किसके पास परमिशन है तो ये खुला हाईवे है। तो मुझे ये मालूम नहीं कि ये परमिशन का मामला कहाँ आ गया, मुझे मालूम नहीं। 1:30 बजे कांदिवली से निकला हुआ कोई भी शख्स वहां सूरत में पहुंचने के लिए, और ये घटना चूंकि महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर घटी है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे पे है वहां से। ये बात और है। दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ डीजीपी दो डीजीपी टेक्निकली वो बात करेंगे, एसओपी के बारे में आपने बात की, वो तो करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो भी सामने आनी चाहिए। इसका मतलब जरा भी नहीं कि इस घटना का कोई समर्थन कर रहा है, इस घटना को कोई बढ़ावा दे रहा है, कतई नहीं होगा। महाराष्ट्र की भूमि में जरा भी नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जी के सरकार में तो जरा भी नहीं होगा, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। 9:30 बजे घटना घटती है, वहां वो ये जो इसमें वीडियो में दिखाया गया जो आउटपोस्ट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वो पुलिस का है ही नहीं। वहां जहां से एसपी वहां पहुंचे वो पालघर 2 घंटे है वहां से, कासा पुलिस स्टेशन वहां से तकरीबन घंटा भर है। और ये सारा मूवमेंट जो हुआ वहां पुलिस 9:30 बजे की घटना 9:45-10 बजे जब फॉरेस्ट के जो यहाँ के अधिकारी है उन्होंने जब ये इत्तला की, ये जब बताया, तो 10:30 बजे वहां पुलिस पहुंची। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि उस वक्त मॉब पूरा ये पथराव कर रहा था, वो गाड़ी तोड़ रही थी, गाड़ी उल्टी हो गई थी, उसके अंदर सारे पत्थर मौजूद थे। पुलिस ने जो भी जितने भी लोग थे उनको लेके वहां उस पुलिस स्टेशन के डीआईजी जो है वहां के सोनवणे, वहां के जो काले करके जो इंचार्ज है वो वहां पहुंचे और बहुत ही उनके पास बहुत ही कम फोर्स था। सर एक बात, भाई जगताप आपने इतनी बड़ी कहानी सुना दी, मुझे एक बात बताइए, वो एक मिनट सुनिए, मेरी एक बात सुनिए प्लीज, मेरी एक बात सुनिए। अगर हम सुनते रहेंगे, नहीं, आप पूरी तरह घटना को ये नहीं, ठीक है, बोलिए, ये आपका मुद्दा है, बोलिए, जो करना है करिए। ना, बोलिए, आप खत्म करिए। मैं आप एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप अनुमति दे तो। जी, सवाल मेरा पूछिए, लेकिन आप जो ये कहोगे कहानी नहीं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। सर एक मिनट, मेरी एक बात सुनिए भाई जगताप जी, बहुत सम्मान के साथ, ना सुनिए, बहुत आपत्ति नहीं उसमें, बहुत सम्मान के साथ सिर्फ एक सवाल, फिर मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आप बिल्कुल निर्बाध और आबाद गति से बोलते रहिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मुझे ये बताइए, जब एक फॉरेस्ट या पुलिस के आउटपोस्ट पे वो बैठे थे, जब मालूम था बाहर इतनी हिंसक भीड़ है, आज के 21वीं सदी के अंदर जब आपके पास कम्युनिकेशन के हजारों साधन है, उन 70 साल के बुजुर्ग महाराज कल्पवृक्ष गिरी जिनके सर पर चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, उनको उस पोस्ट से बाहर निकाल कर लाने की क्या जरूरत थी पुलिस की? अगर उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं थे तो बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल उसका जवाब दे दूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ने भी इस घटना का समर्थन नहीं किया दीपक जी। ये बहुत ही अमानवीय घटना है, और जिस ढंग से मॉब वायलेंट हो चुका था और जिस ढंग से पुलिस के गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ, और वहां के जो डीवाईएसपी रहे सोनवणे करके, उन्होंने हवाई फायर भी किया। जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हवाई फायर भी हुआ है। अच्छा, फायर ये कहने से नहीं, वो अगर फायर करते तो उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ डीआईजी साहब बैठे, 2 जन बैठे, वो उस बात को ये करेंगे, बताएंगे। लेकिन ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये आउटपोस्ट था तो बहुत ही छोटा होता है। पूरा मॉब जब वहां घुसता है
तो वो बात पूरे मॉब ने वो ये जो पूरी घटना घटी पूरे मॉब के हाथ में ये सारा जो इंसिडेंट हुआ है वो गया। और उस वक्त जो पुलिस के पास जितनी भी फोर्स थी उन्होंने कोशिश जरूर की, चूंकि लॉकडाउन था, पुलिस हर जगह, हर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जहां जहां हॉटस्पॉट है, जहां जहां लॉकडाउन है, वहां व्यस्त रही पुलिस। वो तो पूरे देश में इस तरह से पुलिस व्यस्त है, ये आप भी जानते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्टोरी नहीं है, ये बात हमने जरा भी नहीं की है। और मैं भी आहत हूं इस घटना से, हम सारे आहत हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे वो भी आहत है, हम खुद सारे आहत हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि ये 16 तारीख को रात को घटना होती है, 48 घंटे में 110 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसमें सारे जुवेनाइल नहीं है, सारे जुवेनाइल नहीं है। आपने एक सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दूं कि लॉकडाउन होते हुए इतने लोग रास्ते पे कैसे। आप समझते हैं दीपक जी, आप वरिष्ठ हैं, ये जो आदिवासी इलाका होता है, छोटे छोटे पहाड़े होते हैं और वो सारी जगह ऐसे बिखरे हुए, लोग आने में बहुत ज्यादा उसमें देर नहीं लगती। सारा जो ये 1.5-2 घंटे ये इंसिडेंट चला तो सारे लोग इकट्ठा हुए और वो सारी भीड़, इसके पहले भी वहां चोरी के मामले, बाकी के सारे मामले हुए हैं। इस तरह से कोई ना कोई लोग आके वहां आदिवासी पहाड़े पे आके बहुत बार वहां चोरियां हुए, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए और इसलिए शायद इतनी सारी भीड़ जमा हुई और वो वायलेंट हुई, जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। 110 लोगों में बहुत ही कम जुवेनाइल है। सर मुझे रोकना होगा, एक ब्रेक के लिए रुकना है। आपने अपनी बात पूरी की, मैं सिर्फ 2 चीजें आपको यहां पर कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर पुलिस बल को लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है तो उनको उस आउट हाउस से निकाला ही क्यों गया? हम आपको ब्रेक के बाद आने के बाद वो तस्वीरें फिर दिखाएंगे। दूसरा, अगर वहां पर चोरी की घटनाएं हो रही थी या अफवाह उड़ रही थी, लॉकडाउन में स्थानीय प्रशासन ने उसे संभाला क्यों नहीं? तीसरा, जिन आदिवासी इलाकों की बात कर रहे हैं वहीं मेरा बचपन बीता है, थोड़ा सा आगे जाके वहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पेटी क्राइम होता है इसका पुलिस की तरह से स्पेशल मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट कहाँ था? इन सब सवालों पर बात करेंगे। सीधे हमको कासा थाने ले चलेंगे जहां पर एक घटना हुई है। मेरे सहयोगी पंकज वहां से जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।